Welcome to July current affairs of 2022 for UPSC and State PSC 2023। पहली न्यूज़ है मतदाताओं का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स। देखो, दो कानून होते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1950 में बना, और इसी का एक एप्लीकेशन बना 1951 में। तो आरपीए के नाम से दो कानून होते हैं। 1950 का जो कानून होता है वो आम जनता के लिए होता है जो वोट देती है, और 1991 का आरपीए जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो चुनाव में खड़े होते हैं। अब चुनाव आयोग ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 का, उसके अंदर उसकी पावर को लेकर 1960 के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स में अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है। संशोधन क्या है? पहली चीज तो ये बताई गई है कि सबको पता है कि 18 साल की उम्र के बाद आप चुनाव में वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्टोरल रोल्स में अपडेट करना है अपना नाम, तो आप 17 साल की उम्र के बाद ये कर पाओगे। दूसरा अपडेट है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट होगी वो हर 3 महीने में अपडेट की जाएगी, और इसके अलावा आप अपना इलेक्टोरल कार्ड यानी कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से भी जोड़ पाओगे। ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, जिसे डीएलएसए कहा जाता है। क्या होती है डीएलएसए? न्यूज ये है कि मोदी जी ने इंडिया का फर्स्ट डीएलएसए जो स्टार्ट हुआ है उसकी बैठक का उद्घाटन किया है। अब डीएलएसए क्या होता है? देखो, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में बनाया गया था। अब ये जो लीगल सर्विस एक्ट था या लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था, इसी के अंदर ये पावर्स दी गई कि स्टेट लेवल पर नालसा होगा, स्टेट लेवल पर सालसा होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएलएसए होगा। इस कानून का काम क्या है? इस कानून का एक ही काम है, गरीबों को फ्री में बिल्कुल निशुल्क कानूनी सहायता देना, लीगल एड देना, और हर लेवल पर देना, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम देखें तो इंडिया के अंदर डीएलएसए यानी कि जिले के स्तर पर गरीबों को न्याय देने का काम करवाने वाले जो संस्था हैं वो कुल मिला के 676 हैं, और पूरी तरीके से निशुल्क होती है, गरीबों के लिए बनी हुई है। ये कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ी? बिकॉज कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक गरीब जिसको किसी अपराध के लिए पकड़ा जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपना लॉयर, तो उसे फ्री लॉयर देने का काम भी इस कानून के तहत किया जाता है। ठीक है, ये कानून बनाने का सुझाव आया कहां से? तो उसके लिए हमारे संविधान में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल है 39A, जो ये कहता है कि गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने यह किया कि 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया। इस कानून से नेशन में यानी नालसा बना, स्टेट में सालसा बना, और डिस्ट्रिक्ट में डालसा बना, और ये हर लेवल पर गरीबों की सहायता करता है निशुल्क। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो ब्लॉक या तहसील होती हैं उस लेवल पर। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ष 2022 से नागरिकों के लिए टेली लॉ सेवा को निशुल्क किया जा रहा है। टेली लॉ सर्विस टू बी मेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सिटीजन्स फ्रॉम 2022। देखते हैं क्या है। अभी अभी आपने पढ़ा नालसा। नालसा क्या होता है? अगेन, जो गरीबों को निशुल्क सहायता प्रदान करता है इन जुडिशरी, इन केस लॉ। अब हुआ यह है
कि एक होता है लॉ डिपार्टमेंट, न्याय विभाग, और एक होता है नालसा, जिसका काम है गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता देना, फ्री जुडिशियल एड देना। इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट करने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हर जिले में 700 वकीलों की टीम बनाएंगे जो टेलीलॉ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। मतलब ये कि आप कॉल लगाकर वकीलों से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? फायदे ये रहे, विवाद से बचने में सहायता मिलेगी। मतलब कोई इशू बहुत बड़ा ना हो जाए, उससे पहले ही कॉल लगा के वकीलों से बात कर लो। तो हो सकता है कि उस जिले के अंदर एक ऐसा टेलीफोन नंबर उस जिले के लोगों को मिले आगे चल के। ये चीज लॉ डिपार्टमेंट और नालसा ने मिलकर की है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे यह भी होगा कि जो मुकदमेबाजी होती है, जो केसेस होते हैं, उससे पहले ही इशू को सॉल्व करवाने में मदद मिलेगी। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑलरेडी 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। हमारी जुडिशरी और ज्यादा वजन केसेस का नहीं ले सकती। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। 2022 में ही ये लॉन्च हो गया। ठीक है, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह भी बनाया जाएगा भविष्य में। नेक्स्ट न्यूज है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी उपासना का स्थल अधिनियम। न्यूज ये है कि कुछ जैन ग्रुप था, देखो जैन सिंगल होते हैं लेकिन जैनों में भी अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग तबके होते हैं। ठीक है, तो एक संप्रदाय ने, एक सेक्शन ने अपने ही जैन धर्म के दूसरे सेक्शन में केस कर दिया। और वो केस इसलिए किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैन रिलीजन का एक सेक्शन जैन रिलीजन के दूसरे सेक्शन में एक स्थान को परिवर्तित कर रहा है। मतलब ये मंदिर है और ये जो मंदिर है ये जैनियों का ही मंदिर है, लेकिन जैनों में अलग अलग तबके होते हैं। तो एक तबका और दूसरा तबका आपस में लड़ गया कन्वर्जन को लेकर। ठीक है, जैसे बुद्ध धर्म में हीन यान और महायान होते हैं, सेम जैनिज्म में भी यही होते हैं, लाइक श्वेतांबर, दिगंबर, उस प्रकार से। तो है तो जैन ही दोनों के दोनों। तो इट्स लाइक हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है वो क्लियर नहीं है। लाइक श्वेतांबर ये भी जैन होते हैं और दिगंबर ये भी जैन होते हैं दोनों जैन ही। लेकिन श्वेतांबर ने, फॉर एग्जांपल श्वेतांबर ने दिगंबर पर यह आरोप लगाया है कि हम श्वेतांबर जैन हैं और हमारी पूजा करने के स्थान को दिगंबर जैन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब भाई तुम हो तो दोनों जैन ही। तो श्वेतांबर ने ये केस डाला दिगंबर संप्रदाय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि ये लेकर गए क्या आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको भगा दिया कि भैया तुम हो तो दोनों जैन ही, तो ये केस लेकर आए कैसे। अब इसी न्यूज में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट थीम में आया। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है? इसमें क्लियरली बोला गया है बाबरी क्षेत्र के अलावा कि भैया 15 अगस्त यानी आजादी के समय के बाद से जैसे ही सिचुएशन बनी हुई है किसी भी मंदिर या मस्जिद की या चर्च की या किसी भी धार्मिक जगह की, वो वैसी ही रहेंगी, उसको आप बदल नहीं सकते, बिल्कुल बदल नहीं सकते। ठीक है, और ये उपासना के स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है। मतलब मस्जिद को मंदिर नहीं कर सकते और मंदिर को मस्जिद नहीं कर सकते। बाबरी मस्जिद का मामला अलग है, वो इशू ही अलग है, उसका एक्ट ही अलग है, लेकिन बाकी सभी जगहों पर ये लागू होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक धारा 3 है जो सेम यही बात कहती है कि आप वर्शिप प्लेसेस को बदल नहीं सकते दूसरे रिलीजन में। और धारा 4(2) यानी सेक्शन 4(2) ये कहता है कि ना ही इस बात पर कोई कानूनी कार्यवाही होगी, ओके, और कभी भी नया मुकदमा स्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, शुरू नहीं किया जाएगा। मतलब टोटल बैन है कन्वर्जन में। अगली न्यूज पे आते हैं।
परिवार न्यायालय, जिसे इंग्लिश में फैमिली कोर्ट बोला जाता है, फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022, परिवार में कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए परिवार न्यायालय अधिनियम बना हुआ है जिसमें फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, ये कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने की ताकत स्टेट्स के पास होती है, लेकिन ये कोर्ट्स को स्टैट्यूटरी बनाने की ताकत सेंटर के पास होती है। तो हुआ यह है कि लोकसभा ने यानी सेंटर ने हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से ही जो फैमिली कोर्ट्स बनी हुई हैं उनको स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक दर्जा देने की के लिए एक बिल पास किया है, इन दो स्टेट्स के लिए, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए। ठीक है, अब ये लॉ कब बना? फैमिली कोर्ट लॉ बना था 1984 में, और इसी के अंदर संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलेगा। इसमें फैमिली से जुड़े हुए इश्यूज और मैरिज से जुड़े हुए इश्यूज सॉल्व किए जाते हैं। याद रखिए, एस्टेब्लिशमेंट स्टेट करेगा, लेकिन वो फैमिली कोर्ट कब से लागू होगा इस पर डिसीजन कौन लेगा? सेंटर गवर्नमेंट लेगी। ओके, और अमेंडमेंट्स कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि नॉट एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि लोकसभा करेगी। कानूनों में लोकसभा राज्यसभा ही अमेंडमेंट करते हैं। अगला न्यूज है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको सीसीपीए बोला जाता है। काफी पावरफुल अथॉरिटी होती है ये, काफी पावरफुल। होता यह है कि आपने कई बार सुना होगा जागो ग्राहक जागो टीवी चैनल्स पे, बिकॉज कई बार जो कस्टमर होता है उसके साथ दुकानदार भेदभाव कर देता है, उसके साथ धोखा कर देता है। तो धोखा ना हो इसके लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जहां पर जाकर शिकायत की जा सकती है। और ये जो सीसीपीए है ये बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ताओं का संरक्षण, यानी आपका संरक्षण, आपकी प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन? उन दुकानदारों से, उन विक्रेताओं से जो गलत चीजें, गलत वस्तुएं धोखे से आपको बेच देते हैं। ये 2019 में कानून बना था और इसी से सीसीपीए बनाया गया। ठीक है, न्यूज बस इतनी है कि इसके 2 साल पूरे हो गए हैं सीसीपीए के। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे इंटरेस्ट के लायक। पहली चीज ये है कि ये जो सीसीपीए हमारा नया कानून है 2019 का, इससे पहले क्या कोई कानून था? तो हाँ था, वो था 1986 का कानून। इसको हटाया गया और 2019 का कानून आ गया, जिसी से सीसीपीए बना। क्या काम है? झूठे और भ्रामक विज्ञापन, जो फेक एड्स होते हैं उन पर रोक लगाने का काम करता है सीसीपीए। इसके अलावा बेसिक जांच करने का काम, अधिकारों का उल्लंघन, वस्तु सेवाओं को वापस लेने के आदेश, भ्रामक विज्ञापन को बंद करने के आदेश भी दे सकता है। पावरफुल अथॉरिटी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स वेबसाइटों में जो फर्जी रिव्यूज होते हैं उस पर भी काफी ध्यान दिया जाता है सीसीपीए के द्वारा। अब अगला जो सेक्शन है, ये सेक्शन खत्म हुआ पॉलिटी का। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं और ये रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन। और इसमें पहली न्यूज बड़ी जबरदस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस न्यूज का नाम है I2U2। I2U2 का मतलब होता है 4 देश अब साथ में मिलकर इन्होंने एक गैंग बना ली है, इन्होंने एक फोरम बना लिया है, मंच बना लिया है। इसको I2U2 बोल रहे हैं। I2U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, एमिरेट्स और यूएसए। देखो, इंडिया और यूएसए तो समझ में आता है, ये इजराइल और यूएई एक कैसे हो गए, इसके पीछे का कारण है एक एकॉर्ड जिसको अब्राहम एकॉर्ड बोला जाता है, अब्राहम समझौता। क्या है कि इजराइल एक ज्यू देश है, यहूदी, और इजराइल के आसपास जितने भी देश हैं वो सब अरब कंट्रीज हैं, यानी मुस्लिम कंट्रीज हैं। और इनका पंगा, इनका इशू हमेशा धार्मिक झगड़ों में उलझा रहता है। अब धीरे धीरे दोस्ती करवाई जा रही है कि इजराइल अलग अलग देशों से दोस्ती करे, और उसी समझौते को अब्राहम अकॉर्ड बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात ने दोस्ती की है इजराइल से। और फ्रेंडशिप इतनी बढ़ चुकी है चारों देशों की, तो उस चारों की फ्रेंडशिप को I2U2 बोला जा रहा है। क्या होता है यहाँ पर? बैठते हैं, चाय पीते हैं और क्या।
पहली चीज इस ग्रुप की ये विशेषता है कि यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, और इंडिया को तो फायदा ही फायदा है क्योंकि यूएई है बहुत अमीर, इजराइल में काफी टेक्नोलॉजी है, और यूएसए को तो क्या ही कहना। इंडिया को ये फायदा मिल रहा है कि इंडिया में जो फूड पार्क्स होते हैं, खाद्य पार्क, उसके लिए भारत को $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। I2U2 से मिलके भारत को पैसा देंगे कि आपका फूड पार्क बनाओ, खाद्यान्न सुरक्षा आएगी इससे। दूसरा फायदा ये मिल रहा है हमें कि गुजरात में एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 300 मेगावाट का, बिल्कुल साफ तरीके से, स्वच्छ तरीके से 300 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी गुजरात में, ठीक है, वो भी हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी से, और इसको बढ़ाकर 2030 तक 500 मेगावाट किया जाएगा। ये तो भारत का खुद का टारगेट है, क्योंकि भारत में अभी लगभग 70 से लेकर 90 मेगावाट के बीच में ही रिन्यूएबल एनर्जी बन पाती है, ठीक है, जिसमें से लगभग 35 मेगावाट के आसपास विंड से बनाई जाती है, वायु से। एक और चीज इसमें दी गई है, एम फॉर क्लाइमेट। एम यानी कि एम, लक्ष्य। इस लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, इस एम का फुल फॉर्म है, और इसको फोकस किया गया है। ये बहुत अच्छा इनोवेटिव है इन तीनों देशों का, और भारत ने भी इसमें शामिल होने की बात की है। तो ये क्या है? इसका बिल्कुल बेसिक टारगेट है कि आओ चारों देश साथ में और मिलकर पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। जो आपको याद हो तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 हुआ था, उसमें डिसाइड किया गया था बाय ऑल द कंट्रीज। पेरिस समझौता कहते हैं उसको, पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। और क्या इंपॉर्टेंस है? ये I2U2 सबसे पहली बार बातों में कब आया? देखो, मैंने आपको बताया इजराइल और यूएई ये दोनों फ्रेंड्स बने थे। कौन से अकॉर्ड से? अब्राहम समझौते से। और जब ये अब्राहम समझौता हो रहा था तभी I2U2 के बारे में बात हुई थी पहली बार। ओके, इसके मेन एम होते हैं कि तीनों देश आपस में एक दूसरे को समुद्री सुरक्षा दें, बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करें, बुनियादी ढांचे को और ट्रांसपोर्टेशन को इजी करें, एक दूसरे के इंटरेस्ट का ध्यान रखें और व्यापार का भी ध्यान रखें। और I2U2 को स्पेशली बोला जा रहा है कि ये वेस्ट का एशियाई क्वाड है। क्वाड अगर आपको याद हो तो क्वाड का मतलब होता है वो 4 देश जो चाइना को चैलेंज करते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इनको क्वाड कहा जाता है। तो हम ऑलरेडी क्वाड में हैं और हम I2U2 में भी हैं, इसीलिए इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जा रहा है, वेस्टर्न एशियन क्वाड कहा जा रहा है। अब एक नजर अब्राहम समझौते पर। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? इजराइल और अलग अलग अरब देशों के बीच पीस एस्टेब्लिश करने का एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है, शांति समझौता है। और ये 2020 में यूएसए बीच में बैठा था कि भैया इजराइल और अरब देश एक दूसरे से दोस्ती करें, और ये एग्रीमेंट हुआ था। और इस एग्रीमेंट में यूएई और बहरीन है और इजराइल है। चाहे तो और भी अरब देश आगे चल के आ सकते हैं अगर वो चाहे तो। अब्राहम नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आप अरबी देशों को देखें, मुस्लिम कंट्रीज को, यहूदी लोगों को देखें या आप क्रिश्चियनिटी को देखें, इस्लाम को देखें, तो तीनों में एक कॉमन प्रोफेट आते हैं, उनका नाम है अब्राहम। इसलिए इसका नाम भी अब्राहम रखा ताकि सब यूनाइटेड रहे, तीनों धर्म। इसके बाद इसका महत्व देखते हैं। भारत को क्या फायदा मिलेगा? देखो, वर्ल्ड का 12% जो ट्रेड होता है, जो माल आता और जाता है इधर उधर अलग अलग देशों में, वो स्विस चैनल से जाता है, स्विस कैनाल से। और ये इजराइल इजिप्ट के आसपास है, तो यहां पर इजराइल हमारी मदद कर पाएगा, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा कि I2U2 की वजह से इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसको एक वर्ल्ड में स्टेबिलिटी मिलेगी। हम कहीं अलग अलग मंच का, अलग अलग फोरम का हिस्सा बनेंगे तो भारत का रेस्पेक्ट तो जाहिर सी बातें है और बढ़ेगा। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी हैं, कुछ टेंशंस भी हैं।
अब क्योंकि इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई सब साथ में आ रहे हैं, तो इजराइल का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको ईरान कहते हैं। ईरान भारत का बड़ा अच्छा दोस्त है, तो ईरान और इंडिया के बीच में टेंशन यहां पर स्टार्ट हो सकता है। ये पहला इशू बताया है। और अगर ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दो ग्रुप्स बन सकते हैं, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और तुर्की, ये एक हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका एक हो जाएंगे, तो ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा। और ये दोनों ग्रुप आपस में कंपीट करेंगे। तो चाइना, पाकिस्तान तो अपने आप में ही ग्रुप है, ठीक है। तो इतनी सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई थी। अब हम नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे जाने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि भारत इसके अलावा और किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया ने अभी अभी ट्राइपार्टाइट मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। ट्राइपार्टाइट मीटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तीन देश साथ में मिलकर मीटिंग करें। दैट मीन्स I2U2 के अलावा इंडिया ने यूएई और फ्रांस के साथ भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली है, जिससे उसे बहुत फायदा मिलेगा इन लॉन्ग रन। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो मीटिंग है फ्रांस के साथ और यूएई के साथ, इसमें तीन चीजों पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा यानी एनर्जी और फूड सिक्योरिटी, ठीक। इसके अलावा ये सब चीजें इंडिया कर क्यों रहा है? बिकॉज इंडिया की दो बड़ी पॉलिसीज है, असल में तीन है। पहली है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि ईस्ट जो देश है, पूर्वी देश हैं, उनकी तरह बनो। लुक वेस्ट पॉलिसी, वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है अमेरिका वगैरह, उनकी तरफ देखो। और साथ साथ में सागर पहल, सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव का मतलब होता है सभी क्षेत्र में या क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास। इन एवरी फील्ड सबको सुरक्षित कर देना और सबका डेवलपमेंट कर देना, उस इनिशिएटिव को सागर कहते हैं। यानी इंडिया और दूसरे देशों में जो रिलेशन है वो तीन पिलर्स पे चलता है, एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट और सागर इनिशिएटिव। इसके अलावा इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया क्वाड का मेंबर है, जिसे अभी डिस्कस किया। इंडिया ने एक मंच बना रखा है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का भी एक मंच है। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का एक मंच है। और अब तो I2U2 का भी मेंबर बन गया है। तो चांसेस हैं कि I2U2 के बारे में कुछ भी पूछ लिया जा सकेगा प्रीलिम्स में, वो भी 2023 के। इसको रेडी रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है CPEC। अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की न्यूज किसी भी साल न आए ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको फिर से स्टडी कर लेते हैं। पहले न्यूज देखते हैं। न्यूज ये है कि चाइना और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शामिल करने का फैसला किया है। तो हमारे आसपास का एक और देश चला गया इस तरफ, ठीक है। CPEC क्या होता है? जिसको चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहते हैं। और ये 3000 किलोमीटर की सड़क है, काशगढ़ से लेकर ग्वादर तक। मतलब चीन से माल आएगा, चीन को क्या करना है? चीन को ये करना है कि अरेबियन सी ओपन हो जाए मेरे लिए बड़ी आसानी से, क्योंकि चीन को बहुत घूम के आना पड़ता है। अब कम घूम के आना पड़े उसके लिए पाकिस्तान बेस्ट है। तो पाकिस्तान को सड़क बना के दे दो। इशू हमारा ये है कि ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है जम्मू कश्मीर, उसमें से तुम सड़क बना के पाकिस्तान की ओर ले जा रहे हो। इंडिया का इशू ये है। इंडिया का और भी इशू है कि इंडिया को घेरने की कोशिश है, ये चाल है चीन की, और इसमें इस चाल में पाकिस्तान बड़ा सपोर्ट कर रहा है। और अब तो अफगानिस्तान भी आ गया है। तो 3000 किलोमीटर की लेंथ का ये बेल्ट एंड रोड, BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रहेगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में, 2013 में। फायदा क्या होगा चीन को? इंडियन ओशन तक उसको अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी पाकिस्तान के सपोर्ट से, ठीक है। इंडिया का टेंशन क्या है? इंडिया का टेंशन ये है कि इससे क्षेत्रीय अखंडता बिगड़ेगी। ये चाइना की खुद की एस्पिरेशंस हैं
ठीक है। और ये जो भी कर रहा है चाइना, ये एक तरफा कर रहा है, इसमें सबका डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, केवल चाइना का डेवलपमेंट होगा और बाकी सब एक ना एक दिन लोन में डूबकर मर जाएंगे, जैसे श्रीलंका जा रहा है। ठीक है। भारत को घेरने के लिए ये एक चाल है, यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो समुद्र से जुड़ता है, यहां तो सड़क भी जोड़ी जा रही है। और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। चीन बिल्कुल नहीं बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। बिल्कुल बेसिक बातें बता देता है कि हाँ हम तो व्यापार कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो तुम व्यापार कर रहे हो तो अपने क्षेत्र से करो। जम्मू कश्मीर से सड़क निकालने का क्या अर्थ निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है, राइट? तो ये चीजें हैं। फिर आगे देखेंगे तो भारत का यहां पर व्यू दिखेगा, जो हमेशा अपोज ही करेगा। बीआरआई को अपोज करना भी चाहिए, क्योंकि इससे चाइना को बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं हम। ये जुलाई की इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर शॉर्ट न्यूज है। इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहली न्यूज है, आप सबको पता चली गया होगा, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका असैसिनेशन हो गया है। ठीक है, हत्या हुई है उनकी। शिंजो आबे बहुत फेमस थे, इंडिया के क्लोज फ्रेंड थे। चाइना बहुत नफरत करता था इनसे, क्योंकि इनका एक खुद का इतिहास रहा है वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ। इनके जो पिताजी थे वो चाइना के प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, जब चाइना के एक हिस्से पर जापान का कंट्रोल होता था, दैट वाज मंचूरिया। तो न्यूज ये है कि वो प्रधानमंत्री थे और उनकी डेथ हो गई है। इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी को उठाने का एक प्लान बनाया था, जिसको 3 एरो कहा गया था। ठीक है, 3 एरो का मतलब होता है इकोनॉमी आगे बढ़ाने की 3 हथियार। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसको उत्सुकुशी कुनी बोला गया, और इसमें इंडिया को भी डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया कितनी ब्यूटीफुल कंट्री है। शिंजो आबे ने क्या किया है, जापान की इकोनॉमी को उठाने के लिए उन्होंने आबेनॉमिक्स दिया था। 2013 में स्टार्ट किया था। आबेनॉमिक्स का मतलब है, देखो जापान की सिचुएशन समझ लो आबेनॉमिक्स समझने के लिए। जापान पिछले 30 साल से डिप्रेशन में बैठा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां डीफ्लेशन आ चुका है, अपस्फीति। डीफ्लेशन में लोग खरीदारी बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास सारे सामान हैं, तो फैक्ट्री बनाना कम कर देती है, जिससे नौकरियां बहुत जाती हैं। तो फैक्ट्री को संभालने के लिए, नौकरियों को संभालने के लिए यह किया जाता है कि विदेश में वो माल बेचा जाता है। इसलिए जापान अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन में बेचता है, क्योंकि खुद के देश में इतनी डिमांड बची नहीं है। तो इस डिमांड को फिर से उठाने के लिए उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जिसको आबेनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से आबेनॉमिक्स किया गया। विदेश नीति में आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी नीति इन्होंने ही दी। और आपको अभी अभी मैंने पढ़ा है कि क्वाड देश हैं, चाइना को चैलेंज करने के लिए क्वाड देश हैं, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। ये आइडिया कहां से आया? ये आइडिया भी शिंजो आबे ने 2007 में दिया था कि चारों देशों को एक हो जाना चाहिए। ये सोच उस व्यक्ति से आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट अगर मुझे लग रहा है तो ये है, इंडियन गवर्नमेंट ने शिंजो आबे को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया था, अवार्ड भी दिया था। द नेक्स्ट इज 1 कंट्री एंड 2 सिस्टम, एक देश 2 प्रणाली। देखो, एक देश तो 2 प्रणाली में चाइना कोशिश करता है कि ताइवान को इंक्लूड कर ले। ताइवान तो रेजिस्ट कर देता है। चीन कहता है कि ताइवान मेरा है, ताइवान कहता है नहीं मैं एक अलग देश हूं। चीन कहता है कि नहीं तू अलग देश नहीं है, तू चीन का ही हिस्सा है, और अगर तुझे कोई भी देश बोलेगा तो मैं उसके साथ व्यापार करना बंद कर दूंगा। तो इंडिया चुपचाप देखता है और वो बोलता है कि हाँ भाई ताइवान तू देश नहीं है, देश तो चीन है। तो ताइवान और चीन के बीच का अपोजिशन को बोला जाता है 1 कंट्री 2 सिस्टम, चीन की तरफ से। चीन इसका खंडन करता है। अब यही 1 कंट्री 2 सिस्टम, क्योंकि ताइवान मानता नहीं है, तो ये 1 कंट्री 2 सिस्टम अप्लाई हो जाता है हांगकांग पर और मकाओ पर। और न्यूज यही है कि हांगकांग चाइना को मिला था 25 साल पहले, और 25 साल कंप्लीट होने के लिए हांगकांग में एक अच्छा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, वर्षगांठ बनाई गई।
तो इतिहास देख लेते हैं। इतिहास यही है कि चाइना और ताइवान से जुड़ा हुआ है, वन कंट्री टू नेशन। लेकिन यही कॉन्सेप्ट क्योंकि ताइवान मानता नहीं है तो किस पे अप्लाई किया जाता है, हांगकांग और मकाओ पे भी अप्लाई किया जाता है। दोनों चाइना का हिस्सा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हांगकांग पहले ब्रिटिशर्स के पास था और मकाओ पहले पोर्चुगीज के पास था, और हांगकांग और मकाओ लीज पर ले रखे थे ब्रिटेन और पोर्चुगीज ने, पुर्तगालियों ने। इसकी हिस्ट्री आपको यहां पर मिल जाएगी। हिस्ट्री ये है कि एक अफीम युद्ध हुआ था, फर्स्ट ओपियम वॉर। क्या होता था कि इंडिया से अफीम जाती थी और चाइना में बिकती थी। चाइना के राजा ने अफीम बैन कर दी थी क्योंकि वहां के लड़के बिगड़ रहे थे, अफीम का नशा करते थे। और ये अफीम हम नहीं बेचते थे, इंडियंस नहीं बेचते थे, यहाँ ब्रिटिशर्स बेचते थे यहां से ले जा जाकर। तो इसी झगड़े में 1842 में अंग्रेजों ने हांगकांग पे कब्जा कर लिया, एक्वायर कर लिया। और फिर 1898 में अंग्रेजों ने एक डील की चाइना से कि चलो ठीक है, तो हमें हांगकांग दे दो 99 इयर्स के लीज पर, किराए पर, पट्टे पर। और यही चीज मकाओ के साथ भी करी। और मकाओ तो बहुत पुराना था, 1557 से पोर्चुगीज के पास था। ये पोर्चुगीज के पास जमीनें बड़ी पुराने समय से रही हैं, जैसे कि गोवा काफी समय पुराने से इंडिया का जो हिस्सा था वो पोर्चुगीज के पास था, और छोड़ा भी बहुत बाद में। तो इनसे भी डील की गई कि भैया मकाओ भी हमें दे दो 99 इयर्स की लीज पर, और 99 इयर्स पूरे होने के बाद में हांगकांग आपको 1997 में मिल जाएगा और मकाओ आपको यानी चाइना को 1999 में मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच में चाइना हो चुका था कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट बनने के कारण देखो चाइना में वोटिंग नहीं होती है, इलेक्शंस नहीं होते हैं, होते भी होंगे तो नाम मात्र। चाइना में एक पार्टी है और एक पार्टी का ही राज चलता है हमेशा। लेकिन क्योंकि हांगकांग और मकाओ, स्पेशली हांगकांग किसका हिस्सा था, ब्रिटेन का, तो वहां पर डेमोक्रेसी थी। तो अब सिचुएशन ये बनी कि जैसे ही एक डेमोक्रेटिक हिस्सा एक कम्युनिस्ट हिस्से के पास आया तो डेमोक्रेसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम तो डेमोक्रेटिक है, हमको तो वोट करना है। तो चाइना की गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे लिए एक फंडामेंटल लॉ बनाएंगे हम। फंडामेंटल लॉ का मतलब होगा तुम्हें हम दो चीजें देंगे, तुम सभा बना सकते हो, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, जो चाइना में नहीं हो सकता, और तुम्हें हम राइट टू फ्रीडम भी देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर ये हम तुम्हें केवल 50 साल के लिए देंगे। यानी हांगकांग जब चाइना को मिला तो 50 साल की डील हुई कि हांगकांग डेमोक्रेटिक रहेगा कब तक, 2047 तक, और मकाओ डेमोक्रेटिक रहेगा कब तक, 2049 तक। तो पहले तो ये 99 साल की लीज पे गए और उसके बाद 50 साल तक इनको डेमोक्रेसी दे दी गई। तो अब सिचुएशन ये है कि इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। जाहिर सी बात है चाइना बोलेगा कि आ जाओ बेटा, अब तुमको कम्युनिज्म के रंग दिखाएंगे। अगला न्यूज है अनाज का निर्यात फिर से शुरू करने का रूस और यूक्रेन का समझौता। चांसेस बिल्कुल हैं 2023 के अंत में जो भी एग्जाम बनेगी उसमें यूक्रेन और रशिया का न्यूज जरूर आएगा। और अब इन दोनों में आपस में एक डील तो हो ही गई है, दोनों में लोग भूखे मर रहे हैं दोनों देशों में। तो ऐसे में क्या किया जाए, डील की गई। डील क्या है, अनाज का निर्यात फिर से शुरू करो, एक्सपोर्ट जो होता है सीरियल्स का उसको शुरू किया जाए। और उसके लिए ब्लैक सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व में यूक्रेन और रशिया में जो अनाज आता है या जाता है, प्रीडोमिनेंटली जाता है, वो ब्लैक सी से होकर जाता है, समुद्री रास्ते से होकर जाता है, फिर एजियन सागर पे जाता है, एजियन सागर के बाद में मेडिटेरेनियन सी में जाता है, अटलांटिक ओशियन में जाता है, और फिर दुनिया में फैलता है अनाज। तो यूक्रेन में भी कुछ इंपॉर्टेंट अनाज उगाया जाता है जो वर्ल्ड का काफी ज्यादा परसेंटेज है, और रशिया में भी यही होता है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या थी, न्यूज क्या थी कि जो सनफ्लावर ऑयल होता है, सूरजमुखी का तेल, और अनाज जो होता है वो 22 मिलियन टन अटका पड़ा हुआ था ब्लैक सी में। जहाज रुके हुए थे बंदरगाहों में, और उसमें 3 बंदरगाह बड़े इंपॉर्टेंट थे, ओडोसा, चेरनोमोर्स्क और यूजनी। ये 3 सबसे बड़े पोर्ट हैं ब्लैक सी के बंदरगाह। अब यहां पर जहाज अटके पड़े हुए हैं और युद्ध के कारण अनाज ना तो ले जाया जा रहा है ना तो भेजा जा पा रहा है।
तो दोनों देशों ने, यूक्रेन ने और रशिया ने डील कर ली कि चलो अनाज के मामले में हम नहीं झगड़ेंगे। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, रशिया के बारे में प्लीज याद रखना, वर्ल्ड का 13% जो फर्टिलाइजर होता है, खाद होती है, उर्वरक होता है, उसका प्रोडक्शन अकेला रशिया करता है, रूस करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट में यह भी ध्यान रखना है कि आपको व्हीट, गेहूं की जो आपूर्ति होती है, व्हीट का जो एक्सपोर्ट होता है, वो वर्ल्ड में रशिया 20% करता है। इतना गेहूं प्रोड्यूस कर देता है कि दुनिया को 20% गेहूं खिला देता है ये। और पीछे यूक्रेन भी नहीं है, 8% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट यूक्रेन व्हीट का करता है वर्ल्ड में। मक्के के मामले में यूक्रेन 4th आता है, फर्स्ट तो अमेरिका ही होगा, लेकिन यूक्रेन 4th आता है मेज के मामले में, मक्के के मामले में, और वर्ल्ड का 16% एक्सपोर्ट करता है मक्का। और यूक्रेन के मामले में प्लीज याद रखिएगा कि जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल होता है, उसके एक्सपोर्ट में यूक्रेन सबसे बड़ा है, यानी दुनिया को सूरजमुखी का तेल पहुंचाता है, सबसे बड़ा देश है ये। लास्ट न्यूज पे आ जाते हैं। S-400 ये एक मिसाइल है। ये मिसाइल जो होती है वो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, यानी जमीन से उस मिसाइल को दागो तो आसमान में जाकर वो अपने टारगेट पर ब्लास्ट होती है। ये हमने बात करी थी रशिया से कि हम S-400 मिसाइलें खरीदेंगे, और जैसे ही हमने ये डील की थी तुरंत बीच में अमेरिका आया, और अमेरिका के अंदर एक कानून है जिसको कैट्सा कानून बोला जाता है। ये कानून अमेरिकन्स ने बनाया है दूसरे देशों पर बैन लगाने के लिए कि हम इनसे व्यापार नहीं करेंगे। इस कैट्सा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। सैंक्शन का मतलब ही होता है रोक लगाना। और ये चीज, ये कैट्सा कानून मेनली इन भाई साहब के लिए किया गया है, चाइना के लिए। तो इस पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा इंडिया को। अब क्योंकि इंडिया ने डील की है S-400 के लिए रशिया से, और इंडिया ऑलरेडी क्वाड का मेंबर है अमेरिका के साथ, तो मतभेद बढ़ गया और यूएसए ने इंडिया पे बैन लगा दिया, कुछ सैंक्शंस लगा दिए कि हम ये वस्तुएं ना तो भेजेंगे ना लेंगे। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि यूएसए ने खुद ही चुपचाप ये सैंक्शंस जो भारत पे लगाए गए थे वो हटा दिए और बोल दिया है कि ठीक है, आप रशिया से प्रोक्योर कर सकते हैं। भारत ने बोला है कि आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।